हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण यानी इटली कैसे एक देश बना। इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ और इसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। उस समय इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, मध्य इटली पर पोप का शासन था और दक्षिण इटली पर अलग राजा का राज था। यानी कि 19वीं सदी में इटली का हाल ऐसा था जैसा एक बड़े परिवार के सारे सदस्य अलग अलग घरों में रह रहे हों। सभी को एक ही भाषा बोलनी आती थी, रीति रिवाज भी मिलते जुलते थे, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। सोचिए, अगर आपका पूरा परिवार अलग शहरों में बटा हो तो कैसा लगेगा, क्या मज़ा आएगा। इटली का भी यही हाल था। इसका मतलब यह हुआ कि इटली में एक झंडा नहीं था, एक राजा नहीं था और लोग मिलकर काम भी नहीं कर पाते थे। तो बच्चों, जब लोग मिलकर काम नहीं करते तो कोई भी उन्हें आसानी से हरा सकता था। यही कारण था कि इटली कमज़ोर था। इटली के एकीकरण में 3 महान व्यक्तियों का योगदान था, इन्हें याद करना ज़रूरी है। इसका नेतृत्व तो मुख्य रूप से 3 प्रमुख नेताओं ने किया। पहला था ज्यूसेppe मज़ीनी। मज़ीनी को इटली के एकीकरण का विचारक कहा जाता है। उन्होंने यंग इटली मूवमेंट की स्थापना की और इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत गणराज्य बनाने का सपना देखा। इनका सपना था कि इटली एक स्वतंत्र और गणराज्य बने। हालांकि उनके आंदोलन को तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में आज़ादी का बीज बो दिया। तो दोस्तों, मज़ीनी वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें एक होना चाहिए। वह कहते थे कि अगर लोग एकजुट होंगे तो इटली दुनिया का एक मजबूत देश बन जाएगा। मज़ीनी ने एक संगठन बनाया जिसे यंग इटली मूवमेंट कहते हैं। सोचिए बच्चों, जैसे आज हम सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, मज़ीनी ने उस समय लोगों को अपने विचारों से जोड़ने की कोशिश की। दूसरा है काउंट कैमिलो कैवूर। कैवूर सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री थे। कैवूर बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और फ्रांस से दोस्ती की। कैवूर ने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और उत्तरी इटली के कई हिस्सों को आज़ाद कराया। तो दोस्तों, कैवूर दिमाग से बहुत तेज़ थे। मान लीजिए आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, लेकिन आपके पास मदद की ज़रूरत है, तो आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे ताकि वो आपकी मदद करें। कैवूर ने भी यही किया। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की और ऑस्ट्रिया को हराने की योजना बनाई। तीसरे नेता थे जियुसेप्पे गरिबाल्डी। गरिबाल्डी को उनकी सेना रेड शर्ट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने दक्षिणी इटली और सिसिली को जीतकर उसे राजा विटोरियो इमैनुएल को सौंप दिया। गरिबाल्डी ने अपने बलिदान से इटली के एकीकरण को मजबूत किया। तो दोस्तों, गरिबाल्डी एक फाइटर थे। अगर आपको अपने दोस्तों की रक्षा करनी हो तो क्या आप लड़ेंगे? गरिबाल्डी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी रेड शर्ट्स नाम की सेना बनाई और दक्षिण इटली को आज़ाद कराया। सोचिए, उनका सपना था कि पूरी इटली एक हो, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जीत राजा को सौंप दी। तीसरा पॉइंट है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब देखते हैं कि इटली कैसे एक देश बना। तो 1859 और 60 में फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली को आज़ाद कराया गया। फिर 1860 में गरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को आज़ाद कर दिया और 1867 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में इटली ने वेनिस को अपने साथ मिला लिया। फिर 1870 में फ्रांस प्रशा युद्ध के दौरान रोम पर कब्जा कर लिया गया। आखिरकार 1871 में इटली एकीकृत हुआ और रोम इसकी राजधानी बनी। तो यह एकीकरण ऐसे हुआ जैसे आप एक एक करके पजल के टुकड़े जोड़ रहे हों। पहले उत्तरी इटली को जोड़ा गया, फिर दक्षिणी हिस्से को और अंत में रोम को। यानी कि 1859 में उत्तरी हिस्सा मिला और 1860 में दक्षिणी इटली मिला और 1870 में रोम को जोड़कर राजधानी बनाया गया। यानी पूरा इटली बनने में लगभग 50 साल लग गए। सोचिए, ये कितना लंबा और मेहनत भरा काम था, लेकिन जब लोग मिलकर काम करते हैं तो ऐसा बड़ा काम भी मुमकिन हो जाता है। आपको क्या लगता है, अगर इटली के ये 3 नेता ना होते तो क्या इटली आज एक देश बन पाता?
लास्ट पॉइंट है आपका नतीजा, यानी कि इटली का एकीकरण का क्या नतीजा हुआ। इटली के एकीकरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम संगठित होकर काम करें तो बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह उन नेताओं की मेहनत का नतीजा था जिन्होंने न सिर्फ अपनी योजनाएं बनाई बल्कि अपने देश को एक किया। तो दोस्तों, यह था इटली का एकीकरण। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।